कभी कभी कुछ चीज़ों को छोड़ देना ही बेहतर होता है, जैसे कि वो सवाल जिसका कोई जवाब ना हो, वो हाथ जो वक्त पे साथ ना दे, वो रिश्ता जो दर्द को ना समझे, और वो प्यार जो सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए जुड़ा हो। दरअसल आज की भी कहानी में सिम कुछ ऐसी होता है, लेकिन इसका अंत बहुत ही बुरा होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति जो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है नागली राजपुर। बात कर रहा हूं मैं 20 अक्टूबर की शाम के करीब 4 बजे के आसपास। दरअसल इसी नागली राजपुर के अंतर्गत एक होटल के कमरा नंबर 24 से अचानक से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। होटल मैनेजर सुमित कटियार जब उस आवाज़ को सुनता है तो अपने 2 कर्मचारियों को लेकर जब कमरा नंबर 24 पे पहुंचता है तो देखता है कि कमरे के अंदर से काफ़ी मात्रा में धुआं निकल रहा था और दरवाज़ा भी जो अंदर से बंद था। हालांकि होटल मैनेजर उस दरवाजे को खुलवाने की अपनी तमाम कोशिश करता है, लेकिन अंदर से जब दरवाज़ा नहीं खुलता है, आखिरकार उस दरवाजे को तोड़ देता है। और दरवाज़ा तोड़ करके जब सब के सब कमरे के अंदर एंट्री करते हैं तो कमरे के अंदर का नज़ारा देख हर किसी का होश उड़ जाता है, क्योंकि कमरे के अंदर ही एक व्यक्ति जो बुरी तरीके से आग में झुलस रहा था और उसकी बगल में ही एक महिला जो खड़ी होकर के सब कुछ देख रही थी। ना तो उस व्यक्ति के शरीर पे कोई कपड़ा था और ना ही महिला के शरीर पे। होटल कर्मचारी जब इस तरह की नज़ारा देखता है, उस आग को बुझाने के बाद तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ जब होटल में पहुंचती है, सबसे पहले उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में भेज देती है। लेकिन तब तक वो व्यक्ति लगभग 90% तक जल चुका था। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में होटल मैनेजर से पूछताछ करती है तो होटल मैनेजर कहता है कि साहब, जलने वाले व्यक्ति का नाम है गजानन। दरअसल गजानन जो अपनी पत्नी सुनीता के साथ सुबह के करीब 10 बजे के आसपास होटल में एंट्री किया था। लेकिन ये सब हुआ कैसे, गजानन की पत्नी सुनीता ही बता सकती है। पुलिस जब होटल मैनेजर से सवाल करती है कि सुनीता कहाँ पर है, इस पर होटल मैनेजर पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, सुनीता होटल में ही है। लेकिन पुलिस जब सुनीता को ढूंढना शुरू करती है तो मालूम चलता है कि सुनीता वहाँ से फरार हो चुकी है। जब सुनीता दिखाई नहीं देती, उसके बाद से पुलिस का अब गुस्सा होटल मैनेजर के ऊपर ही फूट पड़ता है। दरअसल पुलिस अब होटल मैनेजर को फटकार लगाते हुए कहती है कि तुम कैसे दावे के साथ कह सकते हो कि सुनीता गजानन की पत्नी है? हो सकता है कि वो कोई दूसरी भी महिला होगी। इस पे गजानन पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि सब, गजानन जब अपनी पत्नी के साथ होटल में एंट्री किया था, अपना आधार कार्ड दिया था। उसके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मैंने अपने पास रखा है। पुलिस जब गजानन के आधार कार्ड को देखती है तो मालूम चलता है कि उस पर उसका एड्रेस जो राजस्थान प्रदेश के सवाई माधोपुर लिखा गया था। लेकिन पुलिस जब रजिस्टर को चेक करती है तो मालूम चलता है कि गजानन ने उस रजिस्टर में अपना एड्रेस जो पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक लिखवाया था। पुलिस जब सुनीता का डॉक्यूमेंट्स मांगती है, इस पे होटल मैनेजर जवाब देते हुए कहता है कि साहब, हमने सुनीता का डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया है। होटल मैनेजर जब इस तरह की जवाब देता है, इस पे पुलिस अब होटल मैनेजर को फटकार लगाते हुए कहती है कि गलती तुम लोग करते हो और झेलना हमें पड़ता है। दरअसल उसके बाद से पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए गजानन से पूछताछ करने के लिए जब हॉस्पिटल में जाती है तो मालूम चलता है कि ट्रीटमेंट के दौरान ही गजानन की भी मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से पुलिस के सामने भी अब काफ़ी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। दरअसल पुलिस को अब समझ में नहीं आता है कि आखिरकार सुनीता को ढूंढे कहाँ पे। पुलिस जा करके जब होटल के उस सीसीटीवी को चेक करती है तो उस सीसीटीवी के अंदर सुनीता का चेहरा साफ तो दिखाई देता है, लेकिन पुलिस को समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी दिल्ली शहर में सुनीता को ढूंढे कहाँ। इसीलिए पुलिस सबसे पहले इस बात की जानकारी गजानन के परिवार वालों को राजस्थान में दे देती है। इधर जब उसके परिवार वालों को मालूम चलता है, जब वे लोग दिल्ली में पहुंचते हैं
और पुलिस जब सुनीता का फोटो दिखा करके गजानन के परिवार वालों से पूछताछ करती है कि क्या सुनीता गजानन की पत्नी है, इस पे गजानन के परिवार वाले पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब गजानन शादीशुदा तो है, लेकिन ये महिला उसकी पत्नी नहीं है। दरअसल गजानन के परिवार वाले जब सुनीता को पहचानने से इनकार कर देते हैं, उसके बाद से पुलिस अब डेड बॉडी को उनके हवाले करने के बाद से गजानन के बारे में पता लगाने के लिए पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में जाती है, जहां का एड्रेस गजानन ने रजिस्टर में लिखवाया था। पुलिस जब चांदनी चौक में जाती है और वहां पे जाकर के जब गजानन के बारे में लोगों से पूछताछ करती है, तब जाकर के पुलिस वालों को मालूम चलता है कि दरअसल गजानन जो चांदनी चौक के ही एक मंदिर का पुजारी था। दरअसल वहां के लोग पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब कुछ साल पहले तक गजानन इस मंदिर का पुजारी था, साथ ही साथ वो तंत्र मंत्र का विद्या भी जानता था, लेकिन इसी तंत्र मंत्र की वजह से गजानन की कई सारी महिलाओं के साथ में अवैध संबंध शुरू हो चुका था। इस बात की जानकारी जब मंदिर के परिसर के लोगों को मालूम चला, उन लोगों ने उसे मंदिर से निकाल दिया। उसके बाद से गजानन मंदिर के सामने ही पूजा और फूल की दुकान कर लिया और उसमें 2 लेबरों को लगा दिया। दरअसल वो दुकान जो उसका बेहतर तरीके से चल रहा था। उसके बाद से गजानन राजस्थान चला गया। 10-15 दिन में 1-2 दिन के लिए कभी यहाँ पर आता था और पैसे वसूली करने के बाद वापस अपने घर चला जाता था। पुलिस को जब इतनी सारी जानकारी मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस भी अब पूरा यकीन कर जाती है कि दरअसल सुनीता भी उन्हीं सारी महिलाओं में से एक होगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि पुलिस सुनीता को ढूंढे कहाँ। इसीलिए पुलिस अब सुनीता के बारे में पता लगाने के लिए गजानन के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है और ख़ास करके 20 अक्टूबर के कॉल डिटेल्स को चेक करती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि गजानन जब राजस्थान से दिल्ली में आया होगा तो 20 अक्टूबर को सुनीता से ज़रूर बातचीत किया होगा। दरअसल 20 अक्टूबर को गजानन लगभग 8 से 9 नंबरों पर कॉल किया था। उसके बाद से पुलिस अब उन सारे नंबरों पे बारी बारी से कॉल करने लगती है। दरअसल पुलिस ये सोचती है कि अगर कोई भी महिला फ़ोन उठाती है तो पुलिस उससे तरीके से बातचीत करेगी। पुलिस जितने भी नंबर पे फ़ोन करती है, 1-2 नंबर तो नहीं उठता है, लेकिन बाकी जितना भी नंबर उठता है बात करने वाला कोई ना कोई पुरुष होता है। पुलिस जब एक लास्ट नंबर पे फ़ोन करती है तो आखिरकार वो फ़ोन एक महिला उठाती है। महिला जब फ़ोन उठाती है तो पुलिस भी उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि मैडम, आपको जब गाड़ी चलाने की इतनी ही शौक़ थी तो फिर आपने 3 महीने से किस्त क्यों नहीं भरा है? आपके 3 महीनों का लोन जो बाउंस कर चुका है। पुलिस जब इस तरह की बातें उस महिला से कहती है तो महिला भी उधर से गुस्से में ही जवाब देते हुए कहती है कि शायद आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। ना तो मैं कोई कार ली हूँ और ना ही कोई लोन लिया है। इस पे पुलिस जवाब देते हुए कहती है कि क्या आप रुखसार बोल रही हैं? तब जाकर के उधर से महिला जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, आपने गलत नंबर पे कॉल कर दिया है। मैं रुखसार नहीं बल्कि सुनीता बोल रही हूँ। सुनीता जब अपना नाम बताती, उसके बाद से पुलिस भी अब पूरा यकीन कर जाती है कि दरअसल ये वही महिला है जो गजानन से होटल में मिलने के लिए आई थी। पुलिस को जब सुनीता का मोबाइल नंबर मिल जाता है, उसके बाद से पुलिस अब सुनीता के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स तो निकालती है, साथ ही साथ उसका लोकेशन भी चेक करती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि सुनीता पिछले कई महीनों से गजानन से फ़ोन के जरिए बातचीत करते आ रही थी और उसका लोकेशन जो नोएडा के सेक्टर 29 का दिखाई दे रहा था। पुलिस को जैसी इस तरह की लोकेशन मिल जाती है, 28 अक्टूबर को पुलिस अपनी टीम के साथ नोएडा के सेक्टर 29 के घर पे जाती है और जब वहाँ पे छापा मारती है, आखिरकार पुलिस को वहाँ पे सुनीता मिल जाती है। पुलिस जब सुनीता को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब सुनीता से गजानन की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो इसे सुनने के बाद सुनीता भी रोने लगती है और रोते हुए पुलिस वालों को एक कहानी सुनाती है। दरअसल सुनीता पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन बावजूद इसके गजानन के साथ मेरा प्रेम प्रसंग पिछले कई सालों से चल रहा था। दरअसल गजानन जो मुझसे शादी की जिद कर रहा था, लेकिन मैं उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी। 20 अक्टूबर को जब हम लोग होटल में मिलने के लिए गए, हम दोनों के बीच में संबंध तो बना ही, लेकिन उसके बाद से गजानन फिर से मुझसे शादी करने का जिद करने लगा। जब मैं उसे इनकार कर दी,
उसने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क करके खुद को आग के हवाले कर लिया। दरअसल मैंने गजानन को नहीं जलाया है। हालांकि सुनीता रोते हुए यह पूरी कहानी पुलिस को बताती तो है, लेकिन उसके बाद से पुलिस फिर से सुनीता से सवाल करती है कि जब तुमने गजानन को जलाया नहीं था तो फिर तुम होटल से भागी क्यों। इस पे सुनीता पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं देती है, जिससे पुलिस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि सुनीता जो भी कहानी सुना रही है वो सब के सब झूठ है। इसीलिए पुलिस अब सुनीता के साथ सख्ती से पेश आती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सुनीता भी मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और फिर पुलिस वालों से कहती है कि हाँ साहब, गजानन के शरीर में मैंने ही आग लगाया था। लेकिन सुनीता जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 8 साल पहले। दरअसल सुनीता, जो मूल रूप से बिहार प्रदेश के पटना शहर की रहने वाली है। सुनीता के पति का नाम है विनोद कुमार, जो दिल्ली के ही रेलवे में इलेक्ट्रीशियन का कर्मचारी है। रेलवे में नौकरी होने की वजह से विनोद को जामा मस्जिद के रेलवे कॉलोनी में एक कमरा मिल जाता है। उसके बाद से विनोद बिहार से अपनी पत्नी सुनीता को दिल्ली में बुला लेता है और फिर रेलवे कॉलोनी के कमरा में अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। दरअसल विनोद, जो कि देखने में बेहद ही सीधा साधा है, सिर्फ अपने काम से काम रखता है, लेकिन उसकी पत्नी सुनीता जो नए ज़माने की महिला है। सुनीता जब बिहार से चल कर के दिल्ली शहर में आती है और दिल्ली की जब चकाचौंध को देखती है, उसके बाद से सुनीता जहाँ तहाँ घूमने लगती है। समय बेहतर तरीके से तो गुजरता है। 3 सालों के अंदर ही सुनीता 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। लेकिन 3 साल के बाद एक दिन सुनीता जब इसी चांदनी चौक के उस मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और जब इधर मंदिर के पुजारी गजानन पहली बार सुनीता को देखता है तो सुनीता की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसका दीवाना हो जाता है। दरअसल उसके बाद से गजानन कोई ना कोई बहाना करके सुनीता से बातचीत करने लगता है, जो बातें सुनीता को भी पसंद आ जाती है। और जब भी मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है तो खुद जानबूझ करके यह गजानन से बातचीत करने लगती है। और बातचीत करते करते आखिरकार गजानन और सुनीता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से जब भी इन दोनों को मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात कर लेते हैं और गजानन भी सुनीता के ऊपर ढेरों सारे पैसे उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से सुनीता भी अपने आप को पूरी तरीके से गजानन के हवाले कर देती है। पर जैसे ही कुछ महीनों का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी मंदिर के परिसर के लोगों को मालूम चल जाता है और फिर गजानन को मंदिर से निकाल देते हैं। गजानन जब मंदिर से बाहर निकल जाता है, उसके बाद से मंदिर के सामने ही पूजा और फूल की एक दुकान कर लेता है और जब दुकान करता है, दुकान भी बेहतर तरीके से चल पड़ता है। जब ठीक ठाक कमाई होने लगती है, उसके बाद से गजानन अपनी दुकान में 2 लेबरों को रख देता है और फिर अपने पैतृक गांव राजस्थान चला जाता है। 10-15 दिन में दिल्ली आता है। पैसे वसूली करने के बाद 2-3 दिन तक दिल्ली में ठहरता है। सुनीता से मुलाकात करने के बाद फिर से वापस अपने घर चला जाता है। ये सिलसिला लगभग 5 सालों तक चलता है, लेकिन इस बात की जानकारी सुनीता के पति विनोद को कभी नहीं मालूम चलता है। दरअसल गजानन जब दिल्ली को छोड़ देता है, उसके बाद से सुनीता भी रेलवे कॉलोनी का कमरा छोड़ देती है और फिर अपने पति और बच्चों को लेकर के नोएडा के सेक्टर 29 में चली जाती है और फिर सेक्टर 29 में ही एक किराए का कमरा लेकर के रहने लगती है। जब 4 से 5 सालों का समय गुजरता है, एक दिन सुनीता को मालूम चलता है कि दरअसल गजानन जो अपने गांव में अपनी पैतृक जमीन लगभग 25 लाख रुपयों में बेचा है। इस बात की जानकारी जब सुनीता को मालूम चलता है, जब एक दिन गजानन सुनीता से मुलाकात करने के लिए आता है, तो सुनीता भी गजानन के सामने अपनी दुखों का पहाड़ रख देती है और रोते हुए कहती है कि मुझे अभी 10 लाख रुपयों की ज़रूरत है। 10 लाख रुपयों की ज़रूरत जब बताती है, चूँकि उसी वक्त इधर गजानन जो 25 लाख रुपये में अपनी ज़मीन बेचा था, उसमें से 10 लाख रुपया सुनीता को कर्ज के नाम पे दे देता है। सुनीता वो 10 लाख रुपया तो ले लेती है, लेकिन लेने के बाद उन पैसों को खर्च कर देती है। दरअसल सुनीता सोचती है कि वो 10 लाख रुपया गजानन को कभी नहीं लौटाना पड़ेगा। पर जैसे ही 6 महीने का और समय गुजरता है, अब इधर गजानन का भी सुनीता से लगभग मन भर चुका था। इसीलिए अब गजानन सुनीता से अपना वो 10 लाख रुपया मांगने लगता है।
हालांकि 10 लाख रुपया जब मांगता है, सुनीता उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल तो देती है, लेकिन सुनीता के पास ना तो कभी 10 लाख रुपया हो पाता है और ना ही गजानन को देने के लिए कभी वादा करती है। इस बीच में गजानन कई बार दिल्ली में आता है, सुनीता से मुलाकात करता है और जब भी पैसों की डिमांड करता है, सुनीता कोई ना कोई बहाना बना करके कह देती है कि मैं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ। लेकिन सुनीता जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है और जब उसके पास 10 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं हो पाता है और इधर गजानन भी जो पैसे मांगने से जब पीछे नहीं हटता है, तो आखिरकार सुनीता मजबूर होकर के गजानन को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का ही तय कर देती है। दरअसल सुनीता गजानन को इस दुनिया से हटाने का प्लान तो तय कर देती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचती है कि वो एक बार गजानन को समझाने की कोशिश करेगी। यही सोच करके 19 अक्टूबर को शाम के वक्त गजानन के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि कल सुबह 10 बजे के आसपास दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे आ जाना, मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दे दूंगी। 10 लाख रुपया देने के लिए जब कहती है, चूँकि उस वक्त गजानन जो कि अपनी पैतृक गांव में था, रात को ही ट्रेन पकड़ लेता है और आखिरकार सुबह के करीब 9 बजे के आसपास निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है और वहीं पे पहुंच करके सुनीता का इंतज़ार करने लगता है। दरअसल सुनीता जब गजानन से मुलाकात करने के लिए जाती है तो अपने प्लान के तहत ही एक 2 लीटर के बोतल में पेट्रोल भर लेती है और उसे अपने बैग में छिपा लेती है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास जब निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जाती है और जब गजानन से मुलाकात होती है तो मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे ही दूंगी, जब आ ही गए हो तो क्यों ना चलकर होटल में मुलाकात कर लेते हैं। गजानन भी इसके लिए तैयार हो जाता है और फिर नागलोई राजपुर के अंतर्गत एक होटल में लेकर के जाता है और होटल के रिसेप्शन पे अपना आधार कार्ड जमा कराने के बाद कमरा नंबर 24 बुक कर लेता है। दरअसल कमरा नंबर 24 के अंदर जब दोनों जाते हैं, दरवाज़ा बंद करने के बाद सबसे पहले दोनों अपनी हसरतें पूरी करते हैं। गजानन की जब अपनी हसरतें पूरी हो जाती है, उसके बाद से सुनीता से वो 10 लाख रुपये मांगता है। तो सुनीता भी उसे समझाते हुए कहती है कि मैं इतने सालों से तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, उन पैसों को छोड़ दो। लेकिन गजानन भी कहता है कि ये नहीं हो सकता है, उन पैसों के बारे में मेरे परिवार वालों को मालूम है, मुझे वो पैसा हर हाल में चाहिए। सुनीता को जब पूरा यकीन हो जाता है कि गजानन उसकी बात नहीं मानने वाला है, उसी वक्त ही अपने बेड से नीचे उतरती है, बैग के अंदर से उस बोतल को निकालती है और ढक्कन खोलने के बाद सारा पेट्रोल गजानन के शरीर पर छिड़क देती है। इससे पहले कि गजानन कुछ समझ पाता, सुनीता उसे आग के हवाले कर देती है। दरअसल उस वक्त ना तो गजानन के शरीर पे कोई कपड़ा था और ना ही सुनीता के शरीर पे। सुनीता को पूरा यकीन था कि जब तक दरवाज़ा खुलेगा गजानन की मौत हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इधर आग लग जाती है, गजानन जब चीखना चिल्लाना शुरू करता है और उसकी आवाज़ें जब होटल मैनेजर को सुनाई देता है, अपने कर्मचारियों के साथ कमरा पे पहुंच जाता है और आनन फानन में दरवाजे को तोड़ देता है। चूँकि उस वक्त गजानन की सांसें चल तो रही थी, होटल के कर्मचारी कैसे भी करके उसे बचा लेते हैं, लेकिन जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब तक इधर सुनीता को लगता है कि शायद गजानन बच जाएगा और सारी पोल खुल जाएगी। इससे पहले कि पुलिस जा कर के गजानन की बयान ले पाती, सुनीता मौका देख करके होटल से फरार हो जाती है। वाकई में सुनीता जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, खास करके जब इसका असलियत उसके पति विनोद को मालूम चलता है, तो विनोद भी एकदम से चौंक जाता है। पुलिस उसकी बयान लेने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से सुनीता को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है अकबर अंसारी। अकबर अंसारी जो हसन बाजार भोजपुर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं नितेश पासवान। नितेश पासवान जो बोधगो गिरिडीह झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं अजय कुमार। अजय कुमार जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं सुरेश चंद। सुरेश चंद जो दिल्ली शहर के रहने वाले हैं।
लास्ट मेरे व्यूअर हैं दिनेश मुर्मू। दिनेश मुर्मू जो जिला गोड्डा झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।